dear students, welcome again to your favorite math channel KD द मैथ ट्यूबर। और कल मैंने बेटा 2013 के पेपर की बात करी थी, फर्स्ट शिफ्ट की। जैसा कि आपको पता है कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम ईयर में 2 बार लगता है, मार्च में और सितंबर में। तो कल जो है वो, अब इसमें देखो कई बार ईयर वाइज कुछ थोड़े बहुत इधर उधर भी हो जाते हैं, जैसे ज़रूरी नहीं होता कि वैसे 90% यही है, लेकिन कभी कभी 15-20 दिन का ऊपर नीचे भी ईयरली हो जाता है ना। जैसे इस समय कोरोना की पोजीशन है, तो आप देख रहे हो कि एग्ज़ाम का भी इधर उधर चल रहा है। ऐसे ही 2020 में हुआ था कि एग्ज़ाम नवंबर में हुई थी, लेकिन मोस्टली आप 90% यही मान के चलें। तो मार्च वाली शिफ्ट का पेपर कल हुआ था और आज मैं इसका सेकंड पेपर करा रहा हूँ 2013 का। क्लियर। बहुत ही इस समय बेटा इंटरेस्टिंग सीरीज चल रही है सभी बच्चों के लिए, क्योंकि कई बच्चे सोचते हैं कि सर किस तरह का पेपर आता है, क्या होता है। तो ये सारे मैंने एक एक दो क्वेश्चन सब कलेक्ट करके इधर उधर से बिल्कुल एक्चुअल पेपर आपके लिए लाया है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख रहे हो पहला क्वेश्चन लॉग का है। आपने देखा होगा 2013 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी उसमें भी पहला क्वेश्चन लॉग का ही था। चलिए देखते हैं। तो अब इसको सॉल्व करके देखते हो ऑप्शन क्या रहेगा। आप जानते हो कि इसको मैं बेस चेंज फॉर्मूला से log 27 अपॉन log 9 लिख सकता हूँ, जबकि बच्चों इसको मैं log 32 अपॉन log 8 लिख सकता हूँ। चलिए ठीक है, अब इनका बेस सेम कर लो। तो 27 को आप 3 का क्यूब लिख सकते हैं, जबकि 9 को बच्चे 3 का स्क्वायर। ऐसे ही 32 की बात करें अगर, तो ये 2 की पावर 5 लिख सकते हैं और 8 को आप लिख सकते हो 2 का क्यूब। अब पावर बच्चों कहाँ जाएगी, पावर आगे आ जाएगी। तो यहाँ हो जाएगा 3/2 और यहाँ बच्चों 5/3 हो जाएगा। तो यहाँ LCM 6 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, 2 5 जा 10। तो 10 + 9 हो गया 19/6। अब बताओ बच्चों कौन सा ऑप्शन है। ऑप्शन आपके सामने है। सभी बच्चे कमेंट कर लिया करें, क्योंकि उससे बाकी बच्चे भी बेटा मोटिवेट होते हैं और आपकी ओपिनियन के बारे में मुझे भी पता चलता है और बाकी बच्चों को भी पता चलता है। तो जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो अपने आप भी क्वेश्चन साथ साथ सॉल्व किया करो और ऑप्शंस के बारे में, क्वेश्चंस के बारे में कमेंट भी बीच बीच में करते रहें। ठीक। ये चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके सामने है। A = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये कह रहा है। और A के उन उपसमुच्चयों की, उपसमुच्चय का मतलब बेटा क्या होता है, सबसेट होता है। उन सबसेट को लाना है जिनमें 2 या 3 अवयव हों। कितने हों, 2 या 3 अवयव। ठीक बच्चों, ध्यान देना। अब आप ये देखो यहाँ कितने एलिमेंट हैं, 10। अब 10 में से वो कह रहा है ऐसे उपसमुच्चय जिसमें 2 अवयव हों, तो वो तो होंगे 10C2। ट्रिक समझना। अब जैसे 10 अवयव हैं, वो कह रहा है ऐसे कितने उपसमुच्चय बनेंगे जिनमें 3 अवयव हों, वो बनेंगे 10C3। और ट्रिक आपको पता है 10C2 की बच्चों वैल्यू कैसे निकालोगे, 10 × 9/2 × 1। और 10C3 की कैसे निकालोगे, 10 × 9 × 8/3 × 2 × 1। तो यहाँ 2 5 जा 10, 5 का 9 से 45 हो गया, और 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, 5 का 3 में 15, 8 120 हो गया। 120 और 45 हो गए 165। ये बच्चों हो गया ऑप्शन कौन सा, सी। तो इस तरह के देखो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन होते ट्रिकी हैं। जैसे यही दूसरा क्वेश्चन है। अब देखने में सरल लग रहा है क्योंकि अपने को ट्रिक मालूम है, लेकिन अब ट्रिक में कन्फ्यूजन हो तो बेटा यही टाइम खींच लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर बच्चों कौन सा है, चलिए उसकी बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, आपके सामने ही आ गया। देखिए क्या है, देखें। √2 + i अपॉन √2 - i का मापांक। मापांक के लिए मैंने ट्रिक आपको कंसेप्ट में भी पढ़ाई हुई है बेटा, कि mod ऑफ Z1 अपॉन Z2 होता है, वो mod ऑफ Z1 अपॉन mod ऑफ Z2 होता है। क्लियर। यानी मॉड्यूलस को, मापांक को आप चाहें तो अलग अलग भी कर सकते हैं। तो यहाँ तो हो जाएगा √2 + i और नीचे हो जाएगा अपना √2 - i। चलिए अब इसका कैसे करोगे बताओ। इसका करेंगे √a² + b²। √2 का 2 हो गया, 1 का 1 हो गया। ऐसे ही यहाँ करो, √2 का 2 और 1 का 1,
तो यहाँ बच्चों हो जाएगा √3/√3 और ये कैंसिलेशन हो गए बच्चों सी ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पर 1 हो गया। क्लियर। तो मेरे हिसाब से इन 3 क्वेश्चंस में आपको कोई बच्चों प्रॉब्लम नहीं आई। चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधे आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर 4 पर। चलिए 4 देख लेते हैं बच्चों 4 किस तरह होगा, है ना। अगले देखो फिर से 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्या कह रहा है, x² - 10x + 9 = 0 के मूलों का अंतर। अब मूलों का अंतर का मतलब अल्फ़ा माइनस बीटा पूछा है। आप जानते हो इसको हम अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4α बीटा लिख सकते हैं। अब आप बच्चों जानते हो अल्फ़ा + बीटा की क्या वैल्यू होती है, -b/a होती है, और अल्फ़ा बीटा की c/a होती है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये रूट में b² - 4ac/a हो जाएगा। अब ये वैल्यू आप कहाँ से लाओगे, सब यहाँ दे रखी है। क्या क्या दे रखी है बच्चों, a 1 दे रखा है, b -10 और c 9, यही है ना। ये सब इसमें डाल दो। चलिए रूट b² - 4ac, b कितना बच्चों -10, 10 का स्क्वायर 100, 4 × a कितना है 1, और c बच्चों c कितना है 9, और अपॉन में a कितना है ये रहा 1। तो आप देख सकते हो 100 में से 9 चौके 36 गया तो 64 का 8 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन बच्चों कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। आप देख सकते हैं कि ये बन रही है जीपी यानी गुणोत्तर श्रेणी। तो जीपी के अनंत पदों का बच्चों योगफल क्या होता है, a/1 - r। अब यहाँ आप देख सकते हो a तो 1 है, और r कैसे निकालेंगे, जब फर्स्ट टर्म का सेकंड में भाग देंगे तो 1 का -y में दोगे तो r की वैल्यू क्या हो गई -y। तो ये दोनों वैल्यू इसमें रख दो s इन्फिनिटी में। लेकिन ये फॉर्मूला केवल बच्चों किसके लिए है, जीपी के लिए। ये नहीं कि एपी और एचपी में भी आप इसे ही लगा दो। a कितना है बच्चों, a 1, और 1 - r कितना है, ये रहा -y, तो माइनस माइनस हो गया +y, तो 1/1 + y। ये देखो बच्चों पहला ऑप्शन आ गया, ठीक है ना ये। चलिए ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन आपके सामने देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन देखो मैंने पहले से लिखे हुए हैं ताकि आपका टाइम बेटा कम से कम वेस्ट हो और कम टाइम में आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा दूं, है ना। ये तो बिल्कुल भी ऐसी अपनी कोई मंशा नहीं है कि बेटा आपका टाइम फालतू 1 सेकंड भी स्पेंड किया जाए। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, 100 और 1000 के बीच अंकों इतने से कितनी संख्याएं बन सकती हैं। आप जानते हो बेटा 100 और 1000 के बीच में चाहे कोई सी संख्या बने उसमें 3 ही अंक होंगे। कितने अंक होंगे, 3 अंक, ठीक है। क्योंकि 100 और 1000 के बीच का मतलब है 101 से 999 की बात कर रहा है। तो आप देख सकते हो इनमें 3 अंक हैं। अब आप ये बताओ आपके पास पहले स्थान को भरने के लिए कितने विकल्प हैं, 5। और वो कह रहा पुनरावृत्ति नहीं की जाए। तो पुनरावृत्ति नहीं करने का मतलब है बेटा कि आपको जैसे पहले स्थान को भरने के लिए 5 विकल्प थे लेकिन दूसरे के लिए 4 ही रहेंगे, फिर 3 रहेंगे, कम होते जाएंगे। तो 5 चौके 20 तिया 60 हो गया। ये आपका ऑप्शन कौन सा हो गया, डी। सही है ना। ये हो गए 6 क्वेश्चन। आगे चलते हैं बच्चों, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से बच्चों आपके सामने बोर्ड पर है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए व बी 2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं। प्रायिकता का क्वेश्चन है। अपवर्जी घटनाओं में बच्चों आपको एक चीज़ पता होगी, अपवर्जी घटनाएं कभी भी होती हैं वो एक साथ घटित नहीं हो सकती। तो इंटरसेक्शन का मान हमेशा वहाँ पर 0 होता है। और डिमॉर्गन रूल में आपने पढ़ा होगा कि A' इंटरसेक्शन B' को डिमॉर्गन रूल के हिसाब से A यूनियन B का होल डैश लिखते हैं। अब ये जो होल डैश लगा होता है बेटा ये कैसे हटता है, 1 में से जब आप घटाते हो तो यहाँ पर ये डैश हट जाता है। और A यूनियन B का फॉर्मूला सभी को पता है। क्या होता है बेटा A यूनियन B का फॉर्मूला, P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। तो 1 माइनस P ऑफ A कितना है बच्चों, ये रहा 1/3 प्लस P ऑफ B कितना है 1/4 और P ऑफ A इंटरसेक्शन B ये रहा 0। तो चलिए यहाँ देख लेते हैं 1 माइनस
इनका ऐड करोगे 1/3 और 1/4 का हो गया बेटा 7/12। तो 1 में से 7/12 को आप घटाएंगे तो क्या बचा 5/12, जो कि आपका डी ऑप्शन है। क्लियर? तो पूरे को ध्यान से समझें। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए आप वीडियो को दोबारा देखें और एक बार रिवीजन कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। यूट्यूब है, इसमें एक क्वेश्चन को भले ही 4 बार देखो, क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगला a इक्वल, ये सममित है तो x की वैल्यू क्या होगी। सममित आप जानते हो क्या होता है बेटा। सममित जब a की वैल्यू a ट्रांसपोज के इक्वल होती है उसे सममित यानी सिमेट्रिक कहते हैं। यही होती है ना बच्चों। तो a कितना है, a है आपका 4x + 2 2x - 3 एंड x + 1। अब ये ट्रांसपोज कैसे करेंगे बताओ। जैसे ये रो है तो रो को बच्चों किस में लिखेंगे, कॉलम में लिखेंगे। ऐसे दूसरी रो है, दूसरी रो को भी बच्चों किस में लिखेंगे, दूसरे कॉलम में। अब आप इसकी इससे कंपैरिजन करा दो तो 4 की तो 4 से हो रही है, x + 2 की किससे हो रही है, वो हो रही है बच्चों 2x - 3 से। तो 2x इधर आएगा तो x - 2x, ये 2 उधर ले जाओ तो -3 - 2, x में से 2x गया -x, -3 और -2 हो गया -5। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे तो बच्चों x इक्वल क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और ये 8वें का आपका क्या हो गया, डी ऑप्शन हो गया। क्या हो गया बच्चों, डी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्या है देखिए। यदि किसी सारणिक की 2 पंक्तियां समान हो तो डेल्टा क्या होगा। अब ये तो बच्चों सभी को पता है, इसमें कोई खास बात है नहीं है। आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी बच्चों, मैंने भी कई बार आपको बताया है, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी। अब देखो ऐसे कंसेप्ट जिन बच्चों ने भी नहीं पढ़े हैं वो इस वीडियो के लास्ट में प्लेलिस्ट आएगी एंड स्क्रीन पे, तो एंड स्क्रीन से आप प्लेलिस्ट लेके डाउनलोड कर सकते हो, या आप डिस्क्रिप्शन में देख लो। डिस्क्रिप्शन में भी बेटा जब आप जाओगे तो वहाँ 7-8 प्लेलिस्ट लगी हुई हैं, जो कंसेप्ट की भी हैं, आपकी शॉर्ट ट्रिक्स की भी हैं, एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की भी हैं, सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। आप वहाँ से अपने इंटरेस्ट के हिसाब से सर्च कर लेना। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। आइडेंटिकल प्रॉपर्टी यानी तत्समक गुणधर्म। अब कोई पूछे कि सर ये तत्समक गुणधर्म क्या होता है। तत्समक गुणधर्म बेटा ये होता है कि जब कोई भी 2 रो या 2 कॉलम आपस में इक्वल होते हैं तो उस सारणिक यानी डेल्टा की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ वो कह रहा था 2 पंक्तियाँ समान है तो डेल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बिल्कुल आसान है। अगला चलते हैं बेटा। अगला देखिए क्या कह रहा है, f(x) = x/mod(x). अब ये कह रहा है x नॉन जीरो है तो रेंज पूछी है। रेंज का मतलब क्या होता है बच्चों, परिसर होता है। क्या होता है, परिसर। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ ये जो x/mod(x) आपको दिख रहा है बच्चों, इसको कहते हैं सिग्नम फंक्शन, है ना। और इसकी हिंदी होती है चिन्ह फलन। ये अपने आप में एक स्पेशल टाइप का फंक्शन है और इसकी बच्चों जो रेंज होती है वो होती है 1, -1। ठीक। और कभी इसका डोमेन पूछे यानी प्रांत तो वो r-0 होता है। तो क्या रेंज यानी परिसर पूछा है तो वो हो गए यानी 2 अवयव आएंगे, ये 2 हो गए। और डोमेन पूछे बेटा तो 0 के अलावा बाकी सभी वास्तविक संख्याएं इसके डोमेन में होती हैं। डोमेन का मतलब प्रांत से है और रेंज का मतलब परिसर से है। तो कभी भी इसका प्रांत पूछे या परिसर पूछे आप आसानी से बता सकते हो। क्लियर बच्चों, इस तरीके से। तो बिल्कुल ट्रिकी क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 10x/sin 2x। चलिए इसमें बेटा एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। अब बच्चे कह रहे हैं सर आप लिख तो एल हॉस्पिटल रहे हो, बोल एल हॉस्पिटल रहे हो, तो बेटा इसमें ये बोला एल हॉस्पिटल जाता है, लिखा एल हॉस्पिटल जाता है। ये रूल क्या होता है कि जब x की जगह 0 आप रखोगे तो tan 0 की वैल्यू 0 हो रही है, sin 0 की भी 0। जब कोई फंक्शन 0/0 हो रहा हो तब ये रूल लगाया जाता है। अब कि सर इस रूल में करना क्या है, इस रूल में बेटा करना है अवकलन, डिफरेंशिएशन। कर दो अवकलन। लिमिट x टेंड्स टू 0,
तो 10x का अवकलन क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, साइन 2x का अवकलन क्या होगा बच्चों 2 cos 2x। अब ये लिमिट लगा दो, x की जगह 0 लगाओगे तो सेक 0 की वैल्यू 1 हो गई, नीचे लगाइए 2 इंटू कॉस 0, नीचे cos 0 की भी 1 हो गई। आपका आंसर आ गया 1/2, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है बच्चों, पहला ऑप्शन है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आ गया बेटा, x³ का x² के सापेक्ष अवकलन। अब आप कहोगे सर हमने x के सापेक्ष तो सुना था, x² के सापेक्ष कैसे। ये जो सापेक्ष अवकलन होता है बेटा, इसको पूरा नाम है इसका, इसे कहते हैं बच्चों, इसे बच्चों कहते हैं सापेक्षिक अवकलन। यानी अगर मैं इसे हिंदी में कहूँ तो बच्चों इसे कहते हैं रेस्पेक्टिव डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं बच्चों इसे, रेस्पेक्टिव डिफरेंशिएशन, ठीक है ना। ये तो अब इसमें करना क्या है, करते हैं इसमें ये है जैसे x³ और x² है, तो पहले ddx x³ का करते हैं और इसके अपॉन में ddx करते हैं x² का, इस तरह से अपॉन में लिखते हैं। तो अलग अलग करना है, ये ध्यान रहे, ये नहीं कि फर्स्ट अपॉन सेकंड लगा दो। x³ का हो जाएगा 3x², x² का बच्चों 2x, x से x गया, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 3x/2। ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, बी ऑप्शन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट, आपके सामने देखो बिना टाइम वेस्ट किए तीन और आ गए। आप देख रहे हो बच्चों कि अपना टारगेट ये नहीं कि आपकी 1 सेकंड भी फालतू खराब की जाए, इसीलिए क्वेश्चन सब पहले से लिख लिए गए हैं। ln का मतलब यहाँ कोई नई चीज़ नहीं है, ln x का मतलब ये कोई कोटा वाला ln नहीं है बेटा, ये है log बेसी x, इसी को शॉर्ट में ln कहते हैं। आप कहोगे सर ln क्यों कहते हैं, क्योंकि बेटा ये log बेसी x की स्पेलिंग होती है नेचुरल लॉग, इसे नेचुरल लॉग कहते हैं, प्राकृतिक लघुगणक, इसीलिए शॉर्ट में से ln कहा गया है। खैर क्वेश्चन पर आते हैं, इसका इंटीग्रेशन पूछा है, कोई खास बात नहीं है, log बेसी x को आप t मान लो और t आप जिसे मानते हो उसका क्या होता है डिफरेंशिएशन अवकलन। तो log बेसी x का क्या होगा 1/x और t का बेटा x के सापेक्ष dt dx, dx उधर ले जाइए तो 1/x dx = dt। चलिए यहाँ आ जाओ बेटा, तो log x की जगह आपने क्या माना t और 1/x dx की जगह dt। जैसे x का आप जानते हो x² होता है, ऐसे t का क्या होगा t²/2। वैल्यू t की रख दो, क्या है t की वैल्यू बेटा, t की वैल्यू है log बेसी x। ठीक, log बेसी x को ln भी लिख सकते हो, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया बच्चों, पहला ही ऑप्शन हो गया है ना। चलिए खैर दूसरे पर चलते हैं। आपने बच्चों एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि कहीं भी 1/x² + a² का इंटीग्रेशन पूछा हो तो इसे बच्चों 1/a tan 1x/a लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो 4 किसका स्क्वायर है, ये 4 2 का, तो इसमें एक ही जगह 2 लगा दो, है ना। कैसे लगाओगे बताओ, 1/2 tan 1x/2 और यहाँ लिमिट क्या है अपनी 0 से 2। ठीक, तो 1/2 tan 1, यहाँ x की जगह 2, तो 2/2 क्या हो गया 1, तो 1/2 इंटू 1 tan में किसकी वैल्यू है π/4 की, तो ये आपका π/2 4 जा हो गया 8। यानी ऑप्शन कौन सा आ गया बेटा, सी ऑप्शन हो गया। कौन सा, सी ऑप्शन। क्लियर बच्चों ये। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। ये बेटा क्षेत्रफल पूछ लिया, क्षेत्रफल का मतलब क्वाड्रेचर। एक आपने टॉपिक पढ़ा होगा समाकलन में क्वाड्रेचर, इसे क्षेत्रकलन भी कहते हैं। अब उसी का ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा y = 2 mod x एंड y = 4 से बद्ध का मतलब इंग्लिश में होता है बाउंडेड, यानी घेरा हुआ क्षेत्रफल। देखो इसकी मैं आपको एक मास्टर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, इसको आप ग्राफ से भी कर सकते हो। आप बच्चों देखिए यहाँ पर ध्यान देना, जैसे कि y = 2 mod x है। अब आप अगर इसका ग्राफ का आइडिया लगाएं थोड़ा सा,
तो जब आप इसमें 0 रखोगे तो 0 आएगा, लेकिन जब आप 1 रखोगे बच्चों तो क्या आएगा, 2 आएगा। यानी ये 1,2 से होके जाएगा, 1,2 यहाँ से। ऐसे ही जब 2 रखोगे तो 4 आएगा, यानी ये 2, आपका 4 से जाएगा, देखिए यहाँ से, है ना ये। यानी कुछ इस तरीके से जाएगा। मोड आप जानते हो, जैसे इधर जाता है वही सेम इधर रहता है। अब y=4 क्या है, x अक्ष के समांतर रेखा है जो कि 4 से होकर जाएगी, यानी इस तरीके से। अब बाउंडेड का मतलब ये एरिया पूछा है, तो अगर चलिए मैं एक तरफ का निकाल लूँ तो उसका डबल करके आपको हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, 2 इंटू ट्रैंगल OAB का एरिया निकाल लो। अब आपको दिख रहा है ट्रैंगल OAB क्या है बेटा, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू लंब इंटू आधार। तो लंब कितना है, ये रहा यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है 4, आधार यानी यहाँ से यहाँ तक ये कितना है 2, तो आपका 2 इंटू 4 हो जाएगा, 2 कैंसिल, 2 4 जा 8। ऑप्शन कौन सा है, सी। एक बार रिवाइज करके देखना, बहुत ही बढ़िया ट्रिक मैंने आपको बताई है। तो चलते हैं बेटा, फिर से आपके सामने 3 बेहतरीन क्वेश्चन एक बार फिर से हैं। कोटि और घात पूछी है। कोटि का मतलब ऑर्डर और घात का मतलब बच्चों डिग्री, यही पूछी है, ऑर्डर एंड डिग्री। देखो आपको पता है कि ऑर्डर का मतलब होता है सबसे ज़्यादा बार अवकलन कहाँ हुआ है। यहाँ तो बच्चों dy/dx है, यानी एक बार हुआ है, लेकिन यहाँ d2/dx² का मतलब 2 बार हुआ है। इसका मतलब कोटि जिसको ऑर्डर कहते हो वो तो हो गई 2। और आपको पता है बच्चों घात भी वहीं से देखते हैं जहाँ से कोटि, ये नहीं कि ये 3 ज़्यादा है तो 3 ले लें। आपने कोटि किससे ली थी, इससे ली थी, तो घात भी इसी से लेंगे। इसकी घात 2 है तो इस क्वेश्चन की घात भी 2, 2,2। ऑप्शन कौन सा हो गया बच्चों, बी हो गया। चलिए ठीक है, 17 क्वेश्चन, साइन 105 प्लस कोस 105, और बच्चों ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखते हैं क्या ऑप्शन हो सकता है। आप जानते हो बेटा साइन 105 है, इसको अगर मैं 90 प्लस थीटा से कहूँ तो इसे cos 15 लिख सकता हूँ, और इसको cos 90 प्लस थीटा से कहें तो माइनस साइन 15। cos 15 की वैल्यू बच्चे आपको पता ही है √3 + 1/2 होती है। साइन 15 की भी आपको पता है कि √3 - 1/2 होती है। तो यहाँ LCM बेटा क्या है दोनों का, 2√2। क्या बचेगा बताइए, √3 + 1 माइनस अंदर जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, तो √3 कैंसिल, 1 और 1 2/2 √2, 2 से 2 बेटा 1/√2। आंसर सी आ गया। बिल्कुल टाइम ज़्यादा लगाने की बात है नहीं इसमें, बिल्कुल आसान काम है। चलिए आगे देखते हैं। साइन इनवर्स की मुख्य शाखा, कि ये मुख्य शाखा सर क्या होती है। मुख्य शाखा को बेटा कहते हैं प्रिंसिपल ब्रांच। ठीक, प्रिंसिपल ब्रांच वो होती है जिसमें कि किसी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य मान स्थित हो। तो वो पूछ रहा है साइन इनवर्स का मुख्य मान। मुख्य मान आप सभी बच्चों को पता है। आपको पता है बच्चों कि साइन x जो होता है उसकी वैल्यू -1 से 1 तक होती है। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा। साइन को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, साइन इनवर्स -1, और यहाँ साइन हट गया, साइन इनवर्स 1। आपको पता है साइन माइनस को नहीं खाता, और 1 साइन में π/2 की वैल्यू है, और ऐसे ही यहाँ 1 π/2 की है। अब आप देखो π/2 को भी वो ले रहा है, यानी यहाँ इक्वल का चिन्ह लगाए, देखिए इसका मतलब π/2 का क्लोज इंटरवल आएगा, है ना ये। तो ये आपका आंसर आ गया, कौन सा, बी। इस तरीके से मुख्य शाखा भी रोई रटने की बात नहीं होती है बच्चों, इसको भी आप इजीली खुद निकाल सकते हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए फिर से 3 बढ़िया लेवल के क्वेश्चन आ चुके हैं। क्या हैं, CAAC दे रखे हैं। आपने पढ़ा होगा बच्चों साइन रूल या नियम। क्या होता है बच्चों, C/sin C = A/sin A। यहाँ ये ध्यान रहे स्मॉल c और स्मॉल a बेटा भुजाओं को, और कैपिटल C और कैपिटल A कोणों को व्यक्त कर रहे हैं। तो स्मॉल c कितना बताइए, 2, और साइन ये c निकालना है आपको। तो स्मॉल a कितना बच्चों, ये रहा 2√2,
अपॉन साइन ए कितना 45, तो साइन 45। 2 तो गया बेटा काम से, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, √2 साइन सी इक्वल साइन 45 1/√2, ये क्रॉस गुणा कर दो, साइन सी इक्वल 1/2 और 1/2 साइन में बेटा किसकी वैल्यू है, 30 की वैल्यू है। तो ये साइन रूल से हो गया आपका काम, है ना ये। अगला क्या कह रहा है, सरल रेखाओं इनके बीच की दूरी क्या है। देखिए बच्चों, हमेशा ध्यान रखना, जैसे एक रेखा है मान लो AX प्लस BY प्लस C1 इक्वल 0 और AX प्लस BY प्लस C2 इक्वल 0, ये दो रेखाएं हैं। अब इनमें आप देख रहे होंगे कि x और y के गुणांक तो समान हैं लेकिन कांस्टेंट अलग अलग है। तो ऐसी रेखाएं बेटा होती हैं समांतर, ठीक है, क्या होती हैं, समांतर। और इनके बीच की दूरी d बराबर होती है मॉड ऑफ C1 माइनस C2 अपॉन √a² प्लस b²। आप कहोगे सर वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ तो चलिए ठीक है कि A1 तो 3 है, B1 4 है, C1 0 है, लेकिन यहाँ तो सर 6 8 15 है। अरे भाई तो इसमें 2 का भाग दे दो, आप 2 का भाग दोगे तो क्या बनेगा, 3x प्लस 4y और ये 15/2। तो इसमें A2 क्या हो जाएगा 3, B2 4 और C2 15/2। ये वैल्यू लगा दो, C1 माइनस C2 क्या है, C1 0 माइनस C2 15/2 अपॉन √a² प्लस b² यानी 3 का स्क्वायर 9 और 4 का 16। तो 16 और 9 25 का 5, 5 का इसमें भाग देंगे आपका 3/2 हो गया। कौन सा ऑप्शन आएगा बेटा, ए ऑप्शन आएगा। कौन सा, ए। क्लियर बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर बात करेंगे 21 की। 21 देखते हैं क्या कंडीशन है बच्चों 21 की। देखिए, ये किसी वृत्त के एक व्यास के सिरे x1 y1 और x2 y2 हैं, तो उस वृत्त का समीकरण बताना है, जो कि ये 4 इक्वेशन दिए हैं। देखो बच्चों, इसमें तो कुछ ज़्यादा है नहीं है, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछ लिया। जैसे ये वृत्त है मान लो, और ये सर्किल है, सेंटर है। अब इसके ये AB व्यास है, इसके सिरे माना कि x1 y1 और x2 y2 है। तो बेटा जो ऐसा सर्किल जिसके व्यास के सिरे दे रखे होते हैं, तो उसका इक्वेशन का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, इसमें कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। ये x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना। लेकिन ये ध्यान रहे तभी लगाना है जब ये दोनों बिंदु व्यास के सिरे दे रखे हों। क्लियर, व्यास के, तभी ये फॉर्मूला काम करेगा। इसको कहते क्या हैं, इसको कहते हैं बेटा वृत्त का व्यास रूप, यानी डायमीटर फॉर्म। तो कभी भी कोई पूछे व्यास रूप में वृत्त का समीकरण बताइए तो आप इसको बता देना। क्लियर। चलिए बेटा, नेक्स्ट 4 बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने हैं। ठीक, देखते हैं बेटा क्या क्वेश्चन है। देखो, यहाँ पर एक लाइन दी हुई है और नाभि लंब की लंबाई पूछी है। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये इलिप्स यानी दीर्घवृत्त का समीकरण है। आप कहोगे सर यहाँ तो लिखा नहीं कहीं दीर्घवृत्त, फिर आपको कैसे पता चला। बेटा कहीं भी x² और y² के बीच में प्लस लग रहा हो और इनके गुणांक अलग अलग हों तो समझ जाना कि दीर्घवृत्त है। चलो इसे मानक रूप में ले आते हैं, 36 का भाग देंगे तो ये हो जाएगा x²/9 प्लस y²/4 इक्वल 1। अब अगर मैं इसकी तुलना बेटा x²/a² प्लस y²/b² इक्वल 1 से करूं तो आप देख सकते हो कि a² की वैल्यू 9 हो रही है तो ये तो 3 हो गया, और b² की वैल्यू 4 हो रही है तो b 2 हो गया। आप कहोगे सर ए बी थोड़ी पूछे हैं, पूछा तो क्या है नाभि लंब। बेटा नाभि लंब का फॉर्मूला होता है 2b²/a, वैल्यू रख दो। 2 का स्क्वायर 4, a 3 है तो 2 इंटू 4 8y3 हो गया बच्चों। कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। वो तो आपको ऑप्शन से ही पता चल जाएगा, इसमें कुछ नहीं है ना। ये अगला, यदि a वेक्टर डॉट b वेक्टर बराबर 0 है और a क्रॉस b बराबर 0 है, तो जैसा कि बच्चों आप जानते हो जब दो वेक्टर समांतर होते हैं तो वहाँ पर a क्रॉस b 0 होता है। लेकिन जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर यानी लंबवत होते हैं
तो बच्चों वहाँ पर ए डॉट बी जीरो होता है, लेकिन यहाँ तो ए डॉट बी भी जीरो है और ए क्रॉस बी भी जीरो है, यानी ए डॉट बी जीरो है, इसका मतलब तो वो कह रहा है लंबवत हैं, और ए क्रॉस बी जीरो है, उसका मतलब समांतर है। अब आपको पता है ऐसा तो हो नहीं सकता कि दो वेक्टर लंबवत भी हों और समांतर भी हों। भाई लंबवत होंगे तो समांतर नहीं होंगे, और समांतर होंगे बच्चों तो लंबवत नहीं होंगे। ये स्थिति तभी हो सकती है जब ए वेक्टर या बी वेक्टर में से कोई एक सदिश या दोनों, ये ध्यान रहे दोनों भी शून्य सदिश हों। यानी अगर शून्य सदिश की स्थिति आ गई तो वहाँ आप चाहे ए डॉट बी निकालो चाहे ए क्रॉस बी, फिर जीरो ही आएगा। तो इस आधार पर तो सी ऑप्शन आ रहा है ना। इस तरीके से आगे देखते हैं बच्चों, एक सरल रेखा जिसका दिक् कोसाइन की, ये दिक् कोसाइन क्या है? अरे भाई दिक् कोसाइन कोई अलग चीज़ नहीं है। दिक् कोसाइन का मतलब होता है दिक् कोज्या, डायरेक्शन कोसाइन, जिन्हें डीसीज कहते हैं। अब वो ये कह रहा है कि ये किसके समांतर हैं, एक्स के, वाई के, जेड के, कि तीनों के नहीं, है ना। चलिए देख लेते हैं। देखो बेटा, एक्स अक्ष के समांतर जो सरल रेखा होती है उसकी दिक्कोज्याएँ जो है वो आपकी इस तरह से होती हैं 1 0 0। वाई अक्ष के समांतर होती है उसकी 0 1 0 होती हैं। जेड अक्ष की 0 0 1 होती है। तो इसमें आपके क्या दे रखी 0 1 0, तो आपका वाई अक्ष के समांतर हो गया, है ना। अगला क्वेश्चन देख लो बेटा, अगला क्या है देखिए। 25 प्रेक्षण, प्रेक्षण किसको कहते हैं बच्चा? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को कहते हैं प्रेक्षण, या आंकड़े भी कह सकते हो, डेटा भी कह सकते हो। ये तो ये कह रहा 25 प्रेक्षणों का प्रसरण 4 है, ठीक 4 है। तो यदि प्रत्येक प्रेक्षण में 2 से गुणा 2 जोड़ें तो नया प्रसरण क्या होगा? देखिए बच्चों, यहाँ ध्यान रखना एक चीज़, देखिए कि किसी संख्या को, यहाँ एक बात ध्यान रखना, किसी संख्या को जोड़ने या घटाने से प्रसरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रसरण को इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो तो वो वेरिएंस इसको पढ़ सकता है, वेरिएंस वी से डिनोट करते हैं ना ये। तो इसका मतलब इसने 2 जोड़ा था लेकिन फर्क कोई पड़ेगा नहीं, तो पहले 4 था तो अब भी बच्चों क्या रहेगा 4 ही रहेगा। बात क्लियर है ये। तो ये था बच्चों पेपर 2013 की सेकंड शिफ्ट का, ठीक है। तो आप जो है एक बार प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हो सकता है अच्छी लगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन बच्चों एक बार चेक ज़रूर करना, क्योंकि लगभग मैंने 400 वीडियोस इस चैनल पे बनाए हैं और जो कि सभी आपके कंपटीशन के ही हैं। क्लियर? तो कोई ना कोई वीडियो आपके अपने इंटरेस्ट का इनमें से ज़रूर मिलेगा। तो आप ये प्लेलिस्ट चेक करें जो कि चैनल के डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं। सभी बिल्कुल अल्टरनेटिव और एकदम क्रम से सीक्वेंशनल है। तो चलिए ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं एक बार फिर से 2014 के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करेंगे। कौन सी शिफ्ट का बच्चों? फर्स्ट शिफ्ट का। तो चलिए ठीक है बच्चों, तो बात कर लेते हैं अब कल 2014 की। बाकी बच्चों को वीडियो बेटा ज़रूर शेयर कर देना, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे इस समय वीडियो देख रहे हों, तो उनको भी इन क्वेश्चंस के बारे में आइडिया लगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।